तो सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो कोई एनिमल हो गया, कोई प्लांट हो गया, हम हो गए, सब छोटे छोटे सेल से बने होते हैं, आपको पता ही। और आपको ये भी पता है बाय नाउ कि दो टाइप के सेल्स होते हैं। कौन से स्टूडेंट्स? यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। दोनों अलग टाइप के सेल्स होते हैं। ये बड़ा सिंपल टाइप का सेल होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सेल होता है। जैसे आपको फोटोग्राफ में देख के लग रहा होगा, तो इसमें बेसिकली साइटोप्लाज्म होता है और ये क्रोमोजोम्स है। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे। साइटोप्लाज्म तो है ही, बीच में बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स का नाम हम यहाँ पे स्टडी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर इनको टुगेदर आप ऑर्गेनेल्स बोल सकते हो, राइट। और इसकी एक और खास बात है यूकैरियोटिक सेल की, इसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसमें ऐसा नहीं होता है जैसे न्यूक्लियस है, आप देखो तो इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो एरिया है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसके बाहर का एरिया को न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे। जैसे ये देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसके अराउंड एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पार्ट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाहर वाली चीज को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोलेंगे। यहां पर देखो आप सेंटर में देखो ये क्रोमोजोम्स आपको दिख रहे हैं, उसी को एक्चुअली हम न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है कि हाँ इसके अंदर का एरिया न्यूक्लियस है, बाहर का एरिया न्यूक्लियस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये सिंपल है और ये कॉम्प्लिकेटेड है। अब सोच के देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इस टाइप के सेल से बने होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म इस टाइप के सेल से बने होते हैं। अब क्योंकि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो जब फंडामेंटल यूनिट ही अगर अलग है कुछ ऑर्गेनिज्म्स की, तो वो भी आपस में बहुत अलग होंगे ना। आप सोच के देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस टाइप के सेल से बने होंगे वो बहुत अलग टाइप के होंगे और कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, क्योंकि सेल ही कॉम्प्लिकेटेड है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस टाइप के सेल से बने होंगे वो सिंपल होंगे और बड़े अलग होंगे कंपेयर टू दिस, इजंट इट? तो जिस चीज से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं वही अगर अलग है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिज्म बहुत अलग होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है या प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। आई होप यू गेट दिस। नाउ विल टॉक अबाउट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने सुना होगा यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स का एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है लायन, ठीक है, हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में आपने सुना नहीं होगा, अगर तो इस चैप्टर में हम देखेंगे। हम ह्यूमन बींग्स भी मल्टी सेलुलर के एग्जांपल है। तो क्या मतलब होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का? यूनि वर्ड का मतलब है वन, मल्टी वर्ड का मतलब है मेनी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है। जैसे ये अमीबा है, इसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है, एक ही सेल से बना हुआ है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं, बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो क्लियरली आपको बात समझ में आ रही होगी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक ही सेल होंगे वो तो बड़े सिंपल होंगे और ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो इस बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म्स को अलग अलग ग्रुप्स में डाला जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे मैं आपको और डिटेल में अगर आपको बताऊं, तो आपको प्रीवियस चैप्टर से ये पता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेल्स होते हैं, फिर बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बना सकते हैं, और फिर टिश्यूज बहुत सारे मिलकर ऑर्गन्स बना सकते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो देखो यही है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है कि सिर्फ सेल ही हो, ठीक है। अब जैसे अमीबा है, उसमें तो एक ही सेल है, बस खत्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो थोड़े से ज्यादा एडवांस्ड हो, उसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अब टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स नहीं बनाते हो, तो वो थोड़े और एडवांस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, उनको अलग ग्रुप में डालना चाहिए। फिर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकते हैं जो कि और एडवांस हो, उनमें ऑर्गन्स भी हों, ठीक है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एडवांस हो सकते हैं, उसमें ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स ही बना रहे हैं। तो इस बेसिस पे, इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है कि उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिर्फ सेलुलर लेवल का है या सिर्फ टिश्यू तक ही रुक जाता है या कहानी और भी आगे जाती है। आई होप यू गेट दिस। और आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि जितनी कहानी आगे जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी हायर। सो नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता होगा कि प्लांट्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस,
सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, उससे अपना फूड बनाते हैं। लेकिन जो एनिमल्स है उनकी कहानी थोड़ी अलग होती है। जैसे ये डियर है, वो तो दूसरे प्लांट्स को खाता है, वो थोड़ी सनलाइट से न्यूट्रिशन ऑप्टेन करता है। आपने जैसे मूवी देखा हो जादू, ठीक है, जादू सनलाइट से न्यूट्रिशन ऑप्टेन करता था, बट वो तो एक फिक्शनल कैरेक्टर था ना, रियल में तो वो कैरेक्टर होता नहीं है। तो जैसे ये एनिमल जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, प्लांट को खा रहा है टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ये जो एनिमल है ये तो दूसरे एनिमल को ही खा रहा है फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। बट एनीवेज अगर आप देखें तो दोनों में सिमिलैरिटी है, क्योंकि दोनों दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के। ये डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना न्यूट्रिशन खुद बना रहा है बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो हम लिख सकते हैं हेट्रोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म्स which depend on another organisms for food. Autotrophs are the organisms which prepare their own food by photosynthesis. ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिज्म्स की, इसको भी यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए। फाइन, तो स्टूडेंट्स ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।